गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस अंडर ऑल यूनियन गवर्नमेंट स्कीम्स, और ये एक सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव की तरह चलेगा जिसमें 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एज पार्ट ऑफ फूड सब्सिडी, जो आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर मिल रही है। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है। तो FSSAI जो है वो कहता है फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अलग से ऐड करते हो फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ताकि पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें बहुत ही कम पैसों के साथ और बहुत ही मिनिमल हेल्थ रिस्क के साथ। तो हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी कहता है कि कंट्री में अनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, डेफिशिएंसीज़ है पॉपुलेशन में आयरन की, विटामिन B12 की, फॉलिक एसिड की। तो राइस जो कि एक स्टेपल फूड है लगभग 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का, इसलिए वो एक आइडियल कैंडिडेट है जिसमें हम फोर्टिफिकेशन करके माल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर सकते हैं। तो अब हम देखें FSSAI के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 1 किलो फोर्टिफाइड राइस के अंदर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 मिलाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जिंक, विटामिन A और वेरियस B विटामिन भी मिलाए जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि फोर्टिफाइड राइस बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, उसको नॉर्मली कुक और जो है वो ईट किया जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी फोर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है वो लेस देन 2% ऑफ इंडिया का फूड सब्सिडी बिल है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी कोविड के टाइम पर, ताकि पुअरेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया को फूड ग्रेन दिए जा सकें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ऑल प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को। जो एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, उनको 5 किलो फ्री वीट या फिर राइस जो है वो पर पर्सन पर मंथ मिलता है। और ये जो PMGKAY है ये 5 किलो और एडिशनल फूड ग्रेन्स जो है वो बेनिफिशरीज़ को NFSA के अंदर जो है वो दे देता है। ठीक है, तो जब मर्ज कर दिया गया NFSA और PMGKAY को, तो एंटायर क्वांटिटी जो 5 किलो की थी या फिर 35 किलो की जो थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दी गई है। और इस स्कीम को एक्सटेंड करते करते जो है वो अब 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, वो नोटिफाई करता है कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी है। लीगल राइट देता है ये लोगों को कि एलिजिबल हाउस होल्ड्स को कि वो फूड ग्रेन्स जो है वो सब्सिडाइज प्राइस पर जो है वो रिसीव कर सकें। तो जो भी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं उनको 5 किलो फूड ग्रेन्स पर मंथ, जिसमें कि राइस 3 रुपये पर किलो, वीट 2 रुपये पर किलो और कोर्स ग्रेन जो है वो 1 रुपये पर किलो जो है वो मिलता है। तो इस एक्ट के अंदर हम 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को कवर करते हैं और लगभग 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन भी इसके अंदर कवर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईयूज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। टॉपिक एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है क्रिटिसाइज़ किया है यूरोपियन यूनियन के इनिशिएटिव्स को, जैसे कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, और उसको कहा है कि जो ये मैकेनिज्म है, डिफॉरेस्टेशन रूल्स भी हैं, ये यूनिलैटरल और आर्बिट्रेरी मेजर्स हैं। तो बेसिकली इससे इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स में बल्कि ये हिंड्रेंस बन के काम करेंगे डेवलपिंग नेशंस में। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो CBAM है ये काइंड ऑफ ट्रेड बैरियर है जो कि EU इम्पोज कर रहा है इन द नेम ऑफ नेट ज़ीरो कमिटमेंट्स। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या, ये समझते हैं। तो ये एक पॉलिसी इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का, जिसमें वो अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं एक कार्बन प्राइस लगाकर अपने इंपोर्ट्स पे उन कंट्रीज से जहाँ पर स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसीज़ नहीं है। ठीक है, तो CBAM में क्या होगा कि कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है, EU के क्लाइमेट गोल के साथ अलाइंड है ऑफ कोर्स, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन जैसी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो है कार्बन कॉस्ट लगाई जा रही है। तो जो 2023 से 25 का जो टाइम फ्रेम है वो ट्रांजिशन फेज़ है। इसमें सिर्फ इम्पोर्टर्स को रिपोर्ट करना होगा कि कितने कार्बन एमिशंस हुए जिस उन गुड्स को इम्पोर्ट करने में, जितना जो EU के जो इम्पोर्टर्स ने इम्पोर्ट किया गुड्स को उसको बनाने में कितना कार्बन एमिशन हुआ। ठीक है, जब 2026 आएगा उसके बाद फुल इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी और इम्पोर्टर्स को फिर CBAM सर्टिफिकेट्स परचेज़ करने पड़ेंगे कि जितना कार्बन लगा उस प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्शन में,
जिसको उन्होंने इंपोर्ट किया है, तो उतने पैसे की जो है उनको सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि कार्बन एमिशंस जो है वो ऑफसेट हो सके। तो एक तरह से ईयू अपने इंटरनल कार्बन प्राइस लगा रहा है ताकि प्रोड्यूसर जो हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, वो क्लीन प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट करें, ठीक है, इन द नेम ऑफ क्लीन प्रोडक्ट्स। ये एक ट्रेड बैरियर ईयू इम्पोज कर रहा है। तो कार्बन फुटप्रिंट जो है इंपोर्टेड गुड्स का वो कैसे कैलकुलेट होगा कि उसकी प्रोडक्शन में कितनी डायरेक्ट इमिशन हुआ है, ओके। तो क्यों डेवलपिंग कंट्रीज़ इसको अपोज कर रही हैं? तो ईयू के जो रूल्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जियो लोकेशन डेटा दो आप उन जो है प्रोडक्ट्स का, जैसे कि सोए, पाम ऑयल, कॉफ़ी, कोको, जो कि हम ये देखेंगे कि कहीं वो डिफॉरेस्टेड एरिया से तो नहीं इंपोर्ट हो रहे। तो स्मॉल स्केल फार्मर्स जो हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है इन स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने की, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। एडिशनल कॉस्ट जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होंगी और उनकी जो है फिर कंपेटिटिवनेस सफ़र करेगी ईयू के मार्केट में। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पर, जैसे कि पाम, जो इंडोनेशिया और मलेशिया है वो पाम ऑयल की एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ कॉफ़ी और कोको पर डिपेंडेंट है के एक्सपोर्ट्स पर। तो ईयू जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो एक तरह से लगा रहा है ताकि इन कंट्रीज़ को जो है वो पनिश किया जा सके। तो ईयू के जो रूल्स हैं वो सफिशेंटली रिकॉग्नाइज़ नहीं करते कि जो ये कंट्रीज़ डिफॉरेस्टेशन को कॉम्बैट करने के लिए एफर्ट्स लगा रही हैं और सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो इन कंट्रीज़ का ये भी कहना है कि ईयू के जो डिफॉरेस्टेशन रूल्स हैं वो डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज कर रहे हैं, जबकि जो हिस्टोरिकली देखा जाए तो डेवलप्ड नेशंस ने ज़्यादा ग्लोबल कार्बन एमिशंस किए हैं और डिफॉरेस्टेशन किए हैं, खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो ये एक तरह से डबल स्टैंडर्ड्स हैं इन कंट्रीज़ के, डेवलप्ड नेशंस के, और ये इन्वायरमेंटल डबल स्टैंडर्ड्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली ऑन दी ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्पेशल सेट ऑफ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स रिलीज़ की हैं 150th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पे के लिए। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है? यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ट्रीटी ऑफ बर्न से 1874 में इसको बनाया गया। कोऑर्डिनेट करती है पोस्टल पॉलिसीज़ अमंग मेंबर नेशंस वर्ल्ड वाइड पोस्टल सिस्टम के साथ, और ये सेट करती है रूल्स को इंटरनेशनल मेल एक्सचेंजेस में भी, ठीक है, और एडवाइजरी, मीडिएटिंग, लाइजनिंग रोल भी ये निभाती है, टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है जहाँ पर ज़रूरत हो। कोई भी कंट्री जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है वो इसकी मेंबर बन सकती है। तो लगभग इसके 192 मेंबर अब हो चुके हैं। कांग्रेस जो है वो इसकी सुप्रीम अथॉरिटी है और हर 4 साल में एक बार मिलती है, और इसका सेक्रेटरीट फंक्शन जो है वो इंटरनेशनल ब्यूरो निभाता है, जिसमें कि लॉजिस्टिकल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बॉडीज़ को। बर्न में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड में, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने डेवलपमेंट करने के लिए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की लोथल, गुजरात में मंजूरी दे दी है। तो ये सागरमाला प्रोग्राम के अंडर का इनिशिएटिव है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स क्या करेगी इसमें? जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लोथल, गुजरात में बनाएगी, और ये शोकेस करेगी इंडिया की मैरीटाइम हेरिटेज एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक। तो फर्स्ट फेज़ में जो है वो एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा 6 गैलरीज़ का। सेकेंड फेज़ में जो है वो आपके 8 मोर गैलरीज बनाई जाएंगी। लाइट हाउस म्यूजियम बनाया जाएगा जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट होगा। फेज़ 2 जब आएगा तो उसमें कोस्टल स्टेट्स के पेविलियन भी जो है इसमें बनाए जाएंगे, ताकि स्टेट्स के बेसिस पर भी जो है वो जो म्यूज़ियम में डिस्प्ले हो सके, ओके। तो एक सेपरेट सोसाइटी बनाई जा रही है ताकि फ्यूचर फेजेस भी जो हैं वो इसके बनाए जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इब्सामार 8। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी जो है उनकी फ्रंटलाइन स्टेल्थ फ्रिगेट INS तलवार जो है वो 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इब्सामार में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जा चुकी है साउथ अफ्रीका। तो इब्सामार क्या है? एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है अमंग इंडियन, ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन नेवी। तो ये इंटर ऑपरेबिलिटी एनहेंस करती है। तो इसमें प्रोफेशनल एक्सचेंजेस, डैमेज कंट्रोल, फायर फाइटिंग ड्रिल्स, विजिट, बोर्ड सर्च, सीजर ड्रिल्स, ये सब किए जाते हैं। तो INS तलवार क्या है? ये 2003 में कमीशन हुई थी इंडियन नेवी की वेस्टर्न फ्लीट में, ओके, और वेस्टर्न नेवल कमांड में ये बेस्ड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INS निर्देशक। ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड ने INS निर्देशक जो है वो इंडियन नेवी को डिलीवर किया है। ये सेकेंड इन क्लास ऑफ सर्वे वेसल्स है, लार्ज सर्वे वेसल है, जो GRSE ने बनाया है।
लगभग 3400 टन इसकी डिस्प्लेसमेंट है और ओवरऑल लेंथ इसकी 110 मीटर्स है। 2 मरीन डीजल इंजन द्वारा ये प्रोपेल्ड रहता है और इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको बिल्ड किया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है इसमें, जैसे डेटा एक्विजिशन और प्रोसेसिंग सिस्टम्स, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, DGPS लॉन्ग रेंज पोजिशनिंग सिस्टम्स, डिजिटल साइट्स, स्कैन सोनार, ये सब का इस्तेमाल किया गया है। और इसका जो इंडिजिनस कंटेंट है वो लगभग 80% बाय कॉस्ट है। तो हमारी मैरीटाइम प्रोग्रेस जो है नेशन की, ये इंडियन ओशन रीजन में बढ़ाने में हमें हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं किंजल मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली क्लेम किया है कि एक ग्रुप स्ट्राइक की गई है यूजिंग किंजल मिसाइल्स ऑन यूक्रेन। किंजल मिसाइल जो है वो एक रशियन न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो 2017 में बनाया गया था और वन ऑफ द सिक्स नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स है जो रशियन प्रेसिडेंट ने 2018 में अनवेल किए थे। तो इसकी स्पीड लगभग मैक 10 तक पहुंच जाती है और इसकी रिपोर्टेड रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर्स के बीच में है और किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट से इसको डिप्लॉय करके जो है वो लॉन्च किया जा सकता है और ये सारी की सारी स्टेजेस पर अपनी फ्लाइट की ये मैन्यूवरिंग कर सकती है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is universal supply of fortified rice. This topic is important for your social issues and your governance section. So Union Cabinet has approved the continuation of the universal supply of fortified rice under all union government schemes, including the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana from July 2024 until December 2028 period. So this rice fortification initiative will continue as a central sector initiative with 100% funding from the center as part of the food subsidy bill. Okay, so this will provide a unified institutional mechanism for the implementation. So what is rice fortification? So as per Food Safety and Standards Authority of India, fortification is the deliberate addition of essential micronutrients to the food so as to improve its nutritional quality and provide public health benefits with minimal health risks. Okay, so what is the need for this fortification? So as we all know that as per NFHS 5, anemia is affecting a significant portion of our population, with every second woman being anemic and every third child stunted. So therefore deficiencies in iron, vitamin B12, folic acid are widespread and they are affecting the health and productivity of our country. So rice being a staple food for almost 2/3 of India's population, it is considered an ideal candidate for fortification to address malnutrition. Okay, so what is the nutritional content of fortified rice? So according to FSSAI standards, 1 kg of fortified rice will contain iron, which is about 28 mg to 42.5 mg, folic acid, which is about 75 to 125 micrograms, vitamin B12, which is about 0.75 to 1.25 micrograms. So rice may also be fortified with other micronutrients like zinc, vitamin A and various B vitamins. Fortified rice is cooked and eaten just like regular rice and it retains its micronutrient levels after cooking. Okay, so the annual cost of rice fortification is just about 2700 crore rupees, which is less than 2% of India's food subsidy bill. So what is Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana? It is a food security welfare scheme which was announced by central government in March 2020 during the COVID period. So the aim is to feed the poorest citizens of India by providing grain through the public distribution system to all the priority households. So who are the eligible population? Who is the eligible population? So eligible ration card holders under the National Food Security Act were entitled to 5 kg free wheat or rice per person per month. Now this is in addition to 5 kg food grains which are already being provided through the beneficiaries under the National Food Security Act. So in December 2022, government amalgamated both Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana and National Food Security Act, and after this merger the entire quantity of 5 kg and 35 kg under the NFSA was made available free of cost. Okay, so this scheme has been extended for 5 years now. What is National Food Security Act? It was notified to provide for food and nutritional security. It provides a legal right to persons belonging to eligible households to receive food grains at subsidized price. Okay, so every person in the priority household category receives 5 kg of food grains per month at rice of 3 rupees per kg, wheat at 2 rupees per kg, and coarse grain at 1 rupee per kg. And this act covers up to 75% of the rural population and up to 50% of the urban population. Okay,
okay, for receiving the subsidized food grains. So the next topic is EU's carbon border adjustment mechanism. This topic is important for your environment and your economy section. So finance minister has called out European Union's initiatives like carbon border adjustment mechanism and deforestation rules as unilateral and arbitrary measures. So she has said that these measures could negatively impact economic growth and hinder green energy transition goals in developing nations. She has labeled CBAM as a trade barrier, suggesting that it creates additional challenges for countries who are working towards their net zero commitments. So, what is this carbon border adjustment mechanism? So, it is a policy initiative of European Union which is aimed to reduce carbon emissions by imposing a carbon price on imports from countries who are having less stringent climate policies. So, what is its aim? So it aims to prevent carbon leakage, and it basically at the outset it aligns with EU's climate goals, which is about net zero emissions by 2050. Initially, the CBAM will cover sectors with high carbon emissions like cement, steel, aluminium, fertilizers, electricity, and hydrogen. So in the beginning phase or the transition phase, that is between 2023 and 2025, importers will only have to report the carbon emissions of their goods without paying the adjustment. But from 2026 onwards, full implementation will be done where importers will be required to purchase the certificates so as to embed the carbon emissions of their imports. So importers must buy CBAM certificates to cover the carbon emissions of their imported goods. Okay, so the price of CBAM certificates will reflect the EU's internal carbon price. So carbon footprint, how will you calculate it? Carbon footprint of imported goods will be calculated based on the direct emissions during the production of the particular goods that they are importing. Okay. So why developing countries are opposing it? So EU rules require exporters to provide geolocation data and prove that commodities like these soy, palm oil, coffee and cocoa, they are not sourced from recently deforested areas. So small scale farmers and producers in developing countries, they often lack the resources, technology and expertise to meet these stringent requirements, and these additional costs will make exports from developing countries very less competitive in EU market. So many developing countries are also export dependent on agriculture commodities like Indonesia and Malaysia in case of palm oil, of Africa and Latin America in case of coffee and cocoa. So these rules are acting as non-tariff barriers. So many developing countries are feeling that EU rules do not sufficiently recognize the national efforts these countries are already making to combat deforestation and implement the sustainable land use practices. Developing countries are arguing that the EU's deforestation rules place disproportionate responsibility on them for addressing global environmental issues like deforestation and climate change. Historically, developed nations have contributed more to global carbon emissions and deforestation through industrialization. So they view this as a form of environmental double standards. Okay. So the next topic is Universal Postal Union. This topic is important for your international relations. So recently on the occasion of World Post Day, the Department of Posts has unveiled a special set of commemorative postage stamps celebrating the 150th anniversary of Universal Postal Union. So Universal Postal Union is a United Nations specialized agency which was established by the Treaty of Bern of 1874. So it coordinates postal policies among member nations in addition to the worldwide postal system. It also sets the rules for international mail exchanges and make recommendations to stimulate growth in mail, parcel and financial services. It fulfills as an advisory, mediating and licensing role also so as to provide technical assistance wherever needed. Any member country of the UN system can become a member of the UPU. So UPU now has 192 members and the Congress is the supreme authority of this UPU, which meets every 4 years. The International Bureau serves as fulfills the secretariat function, and it provides logistical and technical support to UPU's bodies also. Okay, and its headquarters is located in Bern, that is in Switzerland. So the next topic is National Maritime Heritage Complex. This topic is important for your art and culture and your governance section. So Union Cabinet has recently approved the development of National Maritime Heritage Complex in Lothal, that is in Gujarat, and under the Sagarmala program, Ministry of Ports is developing this National Maritime Heritage Complex, which is a world-class facility at Lothal in Gujarat. And this NMHC will become an international tourist destination showcasing India's maritime heritage from ancient to modern times through an edutainment approach using the latest technology. So this project will be completed in phases. Under the phase 1A, NMHC museum with 6 galleries will be made, which will also include an Indian Navy and Coast Guard gallery. Under phase 1B,
NMHC Museum will have 8 more galleries. Lighthouse Museum will be made, which will be the world's tallest one. Under the second phase, Coastal States Pavilion will be developed with respect to coastal states and union territories in partnership with them. And then after these phases, there will be a separate society which will be made for envisioning the development of future phases. Okay. So the next topic is IPSA Mars 8. This topic is important for your security section. So Indian Navy's frontline stealth frigate INS Talwar has arrived in South Africa to participate in the 8th edition of exercise IPSA Mar, which is a joint multinational maritime exercise among India, Brazil and South African Navy. The exercise aims to enhance interoperability, and the harbor phase of IPSA Mars 8 will include professional exchanges, damage control, firefighting drills, visit, board, search and seizure drills, cross-boarding, aviation safety lectures, etc. Okay, so what is INS Talwar? It was commissioned in 2003 as part of Indian Navy's Western Fleet, and it is based in Mumbai under the Western Naval Command. Okay. So the next topic is INS Nirdeshak. This topic is important for your security section. So Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited have delivered the INS Nirdeshak to the Indian Navy, which is the second in a series of 4 survey vessels or large survey vessels which have been built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers. So it displaces about 3,400 tons and overall length is about 110 meters. It can achieve speeds excess of 18 knots. It is propelled by 2 marine diesel engines combined with fixed pitch propellers. It was built using integrated construction technology, and it is fitted with state-of-the-art hydrographic equipment like the data acquisition and processing systems, autonomous underwater vehicles, remotely operated vehicles, DGPS long-range positioning systems, digital sites, scan sonars, etc. And it has an indigenous content of over 80% by cost. So the aim is to enhance the maritime prowess of the country in the Indian Ocean region. So the next topic is Kinzhal missile. This topic is again important for your security section. So Russian Defense Ministry has recently claimed that a group strike using Kinzhal missile was conducted on Ukraine. So Kinzhal is also called Dagger, and it's a Russian nuclear-capable hypersonic air-launched ballistic missile system which entered into service in December 2017. It was one of the 6 next-generation weapons which were unveiled by Russian President Putin during a speech in March 2018. It can reach speeds of up to Mach 10, and the high speed of Kinzhal gives it a better target penetration than lighter, slower cruise missiles. It has a reported range of about 1,500 to 2,000 kilometers. It has been deployed on various aircrafts. Okay, and this missile can maneuver during all stages of its flight to overcome hostile air defense systems. It can also reportedly hit both static as well as mobile targets like aircraft carriers. Okay, so these were our topics for today. We'll meet. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.